नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में अग्रणीय एवं सराहनीय कार्य कर रहा है, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही है। ऐसे में किसान बागवान या एक आम व्यक्ति जो रोजगार के लिए इधर उधर भटकता है, उसके लिए रोजगार का सृजन गमलीय पौधे उगा करके किस प्रकार हो सकता है, गमलों में सजावटी पौधे किस प्रकार उगाए जा सकते हैं और एक रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने अपने कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर जेपी शर्मा जी को। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर शर्मा बागवानी विभाग में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी विषयवाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों पर संपर्क करके जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है, सीधे तौर पर विशेषज्ञ महोदय से बातचीत करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है हमारा 28000178। तो हमें अवश्य आपके टेलीफोनों का इंतजार रहेगा और जो भी प्रश्न आपके मन में है आप डॉक्टर साहब के साथ साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि गमलीय पौधों के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि इसमें हम सजावटी पौधे उगा करके एक रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपसे जानना चाहूँगा कि गमलों में पौधे कब से उगाए जाने लगे? हाँ जोशी जी, गमलों में पौधे उगाने का जो या मानव जीवन में जो सजावटी पौधों को उगाने का जो ये काम है, ये मानव सभ्यता के आरंभ से ही शुरू होता है, से चला आया है जी। और कुछ लगभग 3500 BC से गमलों में पौधों को उगाया जाता आया है। और देखा गया है कि खासकर यूनान, चीन और इटली के अवशेषों से ये पता चलता है कि सजावटी पौधों को पत्थरों के बर्तनों में और लटकनी टोकरियों में उगाया 15वीं शताब्दी से ही उगाया जाता आ रहा है जी। और जैसे कि ये कुछ एक समय था कि अपने पूर्वजों की याद में सजावटी पौधों को उगाया जाता था, लेकिन आज जो है वो मानव की एक आवश्यकता बन गया है कि सजावटी पौधों को उगाया जाए। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई पृष्ठभूमि को लेकर के। यदि हम आवश्यकता पर जाएं तो गमलों में पौधों को उगाना क्यों आवश्यक है? हाँ, ये अब हम देखते हैं दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बागवानी के लिए आवश्यक क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो एक विकल्प मात्र केवल गमलीय पौधों का ही रहता है उन लोगों के पास जिनको पौधों को उगाने में रुचि है। फिर ये भी है क्योंकि बागवानी के लिए ज़मीन भूमि कम होती जा रही है और क्यारियाँ बनाकर पौधे उगाना कठिन हो चुका है, तो गमलों में पौधे उगाना फिर एक आवश्यकता जैसी बन गया है। और गमलों में पौधे जो हम उगाते हैं वो हमारे लिए ये उचित रहता है कि किसी भी समय हम किसी भी स्थान की सजावट चाहें तो कर सकते हैं। और गमलों में जो पौधे हम उगाते हैं तो जो विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, उन स्थितियों में उन पौधों को हम सुरक्षित सजावट के लिए भी रख सकते हैं। फिर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम घरों के अंदर उगाते हैं, तो वो पौधे ना केवल सजावट ही देते हैं बल्कि घर के अंदर का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से वो बचाव भी करते हैं। इसमें से विशेषकर क्लोरोफाइटम, एस्पिडिस्ट्रा, सेंसिवेरिया जैसे ये कुछ एक पौधे हैं जो प्रदूषण मुक्त हमारे घर के अंदर के वातावरण को करते हैं। फिर कुछ घरों के अंदर या घरों के थोड़ा बरामदे में भी कुछ क्षेत्र को हम बांटना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो ये काम भी हम गमलों के इस्तेमाल से बखूबी कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे समारोह होते हैं कि तैयार गमले, डिस्प्लेएबल गमलों की आवश्यकता रहती है, तो उन अवसरों के लिए भी जो सजावटी पौधे गमलों में हम उगाते हैं उनकी आवश्यकता रहती है। फिर किराए पर भी गमलीय पौधे को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता
रहती है और इसकी बिक्री की भरपूर आवश्यकता है। जी डॉक्टर शर्मा, जैसा कि हमारे प्रदेश का यदि हम पर्यावरण की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, तो भिन्नता है, क्योंकि देखिए कहीं हायर एल्टीट्यूड है, कहीं मिड है, कहीं समतल मैदान है। तो क्या इस तरह के गमलीय पौधों में पैदावार सभी क्षेत्रों में संभव है? हाँ, खासकर हम अपने परिवेश की बात करेंगे, क्योंकि गमलों में जो पौधे उगाने का कारोबार है जी, हमारे देश के दूसरे राज्यों में अच्छी तरह से हो भी रहा है। कई जगहों में पश्चिम बंगाल इसमें काफ़ी अग्रणी है, लेकिन हिमाचल में कुछ एक इसमें कमी देखी गई है। चंडीगढ़ एरिया में भी जाएं तो काफ़ी ऐसी पौधशाला हैं जहाँ गमले पौधे उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे मध्यवर्ती और कम ऊंचाई वाले और मध्यवर्ती से कुछ मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें हमारा सोलन शिमला का क्षेत्र है या इससे मिलते जुलते हिमाचल के हमारे राज्य के क्षेत्र हैं, उनमें गमलीय व्यवसाय की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसमें बहुत सारी किस्म के बहुत बड़ा वर्ग है पौधों का जो हम गमलों में जिनको उगाकर सजावट के लिए उनको उगा सकते हैं। इसमें वृक्षीय पौधे भी हैं, झाड़ीनुमा पौधे हैं, फिर कुछ सदाबहार अलंकृत छाल वाले पौधे हैं जो हमेशा ही शोभाकार रहते हैं, बल्बस प्रजाति के पौधे हैं, अलग अलग किस्म की फर्न्स हैं, बांस है और अलग अलग किस्म के घास भी है जिनको सजावट के लिए गमलों में उगाया जाता है। अगर एक एक करके हम थोड़ी सी विस्तार में जानकारी करना चाहें तो वृक्ष के पौधे हम देखते हैं कि आरुकेरिया हम देखते हैं गमलों में उगाते हैं जी, आरुकेरिया का पौधा है, लेकिन हमारे परिवेश में हमारी जलवायु में साइप्रस है, क्यूप्रसस है, जूनिपर है, मैग्नोलिया है, इनको हम गमलों में उगा सकते हैं, एगेथस है। तो ये गमलों में बखूबी हम उगा सकते हैं और जब ये बड़े हो जाएं तो इनको हम बाहर के क्षेत्रों में भी खुले में भी लगा सकते हैं। फिर कुछ झाड़ीनुमा पौधे जैसे मैंने आपसे जिक्र किया जिनको गमलों में हम सजावट के लिए उगाकर हमारे स्थानीय भी मांग है और साथ लगते मैदानी क्षेत्रों में भी उनकी भरपूर मांग रहती है। इसमें झाड़ीनुमा पौधे में हमारे आते हैं जिस तरह हाइड्रेंजिया है, फ्यूशिया और वाइबर्नम है और इससे जिरेनियम, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जिनको हम झाड़ीनुमा है और सजावट के लिए उगा सकते हैं जी। इसके अलावा कुछ सदाबहार पौधे हैं जी, बल्बस पौधे हैं जैसे एग्लोनिमा, बल्बस पौधों में जैसे हमारा ये एल्स्ट्रोमेरिया आता है जी। फिर ये आपका जिसको बोलते हैं हम एगापेंथस है, एम्ब्राइलिस है, मतलब विभिन्न प्रजातियां, क्राइनम है, क्रोकस है, अफ्रीकन वायलेट है, ये काफ़ी सारी। शर्मा जी, यदि हम जैसे हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यतः कौन से ऐसे सजावटी पौधे हैं जिनका हमारे यहाँ अधिकतर प्रचलन है? ये जैसे मैंने कहा हमारे क्षेत्र से साइक्लेमेन और ट्यूबरस बिगोनिया, इनकी काफ़ी संभावना है हमारे क्षेत्र से है। और इसके अलावा कुछ मौसमी फूल हैं जिनको गमलों में उगाया जाता है और हमारे यहाँ से काफ़ी उनकी आवश्यकता रहती है, डिमांड रहती है। इसमें गेंदा भी आता है जी। फिर पेंजी है और कई किस्म के इस तरह के पौधे हैं जिनको हम कैल्सोलेरिया है, जिनको जो मौसमी फूल, इसमें डायंथस आता है जिस प्रकार ये हमारे पास है, जिनको गमलों में उगाकर जिनकी स्थानीय मांग रहती है। आप कुछ गमले लाए तो मैं चाहूंगा कि किसान बागवानों को यदि आप इसके माध्यम से बताना चाहें, क्योंकि मैं अब अगला जो आपसे प्रश्न करूंगा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गमलीय पौधों को उगाना, जैसे कि आपने बताया कौन कौन सी प्रजाति है, कहाँ कहाँ उगाई जा सकती है, यदि हम बात करें मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तो वो कौन कौन सी जिसकी जरूरत? हाँ जी, इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे पास जहाँ भी हम गमलीय पौधों का व्यवसाय करना चाहते हैं जी, तो हमारे पास आवश्यक है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अच्छी मिट्टी, दोमट मिट्टी उपलब्ध हो। इसके लिए गोबर खाद की भी आवश्यकता पड़ती है, फिर केंचुआ खाद की आवश्यकता पड़ती है, वृक्ष की चौड़ी पत्तियों की खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें देखना है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो और सिंचाई सुविधा इसमें सबसे प्रमुख है, जो पूरा साल सिंचाई सुविधा हमारे पास होनी चाहिए। हमारा ये जो इकाई है जहाँ हम गमले पौधों को उगाने का काम करें तो वो आवश्यक है कि सड़क सुविधा से भी वो, सड़क संपर्क मार्ग से वो जुड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है जी। फिर हमारे इसके लिए कुछ छायादार जाली गृह की आवश्यकता है, पॉली हाउस की आवश्यकता है, जल सिंचाई भंडारण
टैंक की आवश्यकता है। तो ये मूलभूत सुविधाएं होना गमलीय पौधों के व्यवसाय के लिए आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, क्या मिश्रण की भी आवश्यकता होती है? हाँ, जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो भिन्न भिन्न वर्गों के जो हम पौधे उगाते हैं उनके लिए वैसे तो उनकी अपनी अपनी आवश्यकता है, लेकिन मोटे तौर पर जो एक बड़े वर्ग के लिए गमलों के लिए मिश्रण की आवश्यकता रहती है वो इस प्रकार से है कि हमारे पास दोमट मिट्टी एक भाग हो, एक भाग हम नदी का रेत ले लें, एक भाग गोबर खाद, एक भाग हमारा पत्तियों की खाद। तो एक ये अच्छा कामगार मिश्रण बनता है जिसमें बहुत सारे हम एक बड़े वर्ग पौधों का बड़ा वर्ग है जिसको हम गमलों में इस माध्यम से उगा सकते हैं। फिर एक माध्यम ये भी हो सकता है कि दोमट मिट्टी एक भाग, एक नदी का रेत एक भाग और सड़ी गली गोबर की खाद एक भाग। अब जैसे हाइड्रेंजिया है, खासकर उसमें उसके लिए बताया गया है विशेष तौर पर कि जंगल की खाद हो 2 भाग और फिर उसमें केंचुआ खाद 1 भाग और पत्तियों की खाद 1 भाग मिला करके जो मिश्रण बनेगा वो हाइड्रेंजिया की गमलों में उगाने के लिए बहुत बढ़िया वो रहता है। तो आपके कहने का मतलब है कि यदि मिश्रण हो तो उससे पैदावार अच्छी हो सकती है। उससे डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि हमने मूलभूत सुविधाओं के बारे में जब बात करी तो आपने विभिन्न घटकों की बात करी। हम यदि बात करें सिंचाई व्यवस्था को लेकर के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गमलीय पौधों के लिए किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार सिंचाई होनी चाहिए, इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे किसान भागवान भाइयों को बताएं। जी जोशी जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गमलीय पौधों को उचित सिंचाई हम दें। कम सिंचाई और अधिक सिंचाई दोनों ही इसके लिए क्षति मतलब वो नुकसानदेह रहता है। अब ये किस तरह मालूम किया जाए कि कितना सिंचाई करना है, तो इसके लिए एक सामान्य सा एक टेस्ट हम देख सकते हैं कि गमले की मिट्टी को हम उंगली और अंगूठे के बीच में मसल कर देखें। जी। तो अंगूठे पर हम देखेंगे कि अगर तो अंगूठा हमारा सूखा है तो इसका अर्थ ये हुआ, इससे हमें पता चलता है कि गमले को पानी की आवश्यकता है। जी। और जब भी हम गमले पौधे के में सिंचाई दें तो पूरी तरह से तसल्ली से सिंचाई दें ताकि जो मिश्रण है वो पूरी तरह से गीला हो जाए और इतना हो कि पानी थोड़ा सा गमले से बाहर आना रिसना शुरू हो गया है। जी। और फिर सिंचाई तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि मिश्रण जो है वो सूखना शुरू ना हो जाए। जी। तो ये एक सामान्य सी स्थिति है। फिर कुछ गमले हम अंदर रखते हैं, जी, कुछ बाहर रखते हैं, तो अंदर गमलों की पानी की आवश्यकता कुछ अपेक्षाकृत कम रहती है। बाहर खुले में जो हम रखते हैं गमलों की पानी की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जी। और गर्मियों में भी कुछ गमलों की पानी की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ गमले जैसे हमारे मिट्टी के गमले हैं उनमें सिंचाई कम अंतराल पर देनी पड़ती है, जल्दी जल्दी सिंचाई कम गैप पर सिंचाई देनी पड़ती है। अपेक्षाकृत इसके कि कुछ गमले हमारे प्लास्टिक के हैं या सीमेंट के हैं, तो उनमें कम ज़्यादा अंतराल पर भी सिंचाई हम दे सकते हैं। फिर सिंचाई देने का भी समय है, सुबह शाम, गर्मियों में खासकर सुबह शाम ही सिंचाई करें। और भरी धूप है तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फिर सिंचाई के समय ये भी देखना जरूरी है कि गमलों में जल निकास छिद्र तो बनते तो नहीं हो गया। जी। तो ये कुछ सिंचाई के साथ हमें कहने का मतलब है कि निकासी की भी उसी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। जी। फिर अंदर घर के अंदर गमले हैं तो उसके नीचे तश्तरी जरूर हो ताकि गमले का जो पानी आ रहा है उसको तश्तरी पे जो आ जाए तो उसको बाहर फेंका जाए। फिर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से माइक्रोट्यूब की मदद से गमले पौधों को सिंचाई करना एक वैज्ञानिक भी है, वो कम खर्चीला भी है और ज़्यादा हम गमलों को पानी भी दे सकते हैं। जी। कहने का मतलब है कि पानी जो है बहुतायत में दिया जा सकता है और पानी भी की लागत भी कम आती है। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें खाद एवं उर्वरक को लेकर के, तो उसमें हमारा किसान बागवान कौन कौन सी ऐसी मतलब बातों का ध्यान रखे जिससे सही प्रकार से जो है खाद एवं उर्वरक उपलब्ध हो सके? हाँ जोशी जी, इसमें ऐसा है कि गमलीय पौधों को अगर हम साल या 2 साल में उनका मिश्रण बदलते हैं तो किसी विशेष उर्वरक की या खाद की, रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये आवश्यक है कि लगभग 3 ग्राम यूरिया, 3 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और कोई 1.5 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति 10 किलोग्राम
का अगर मिश्रण गमले में है तो प्रति गमले हम उसको डाल भी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जहाँ आपने बात करी हमने फर्टिलाइजर्स को लेकर के, जी जी। डॉक्टर साहब जैसा कि आज कल के संदर्भ में हम देखें तो एक प्रचलन चला जैविक खेती को लेकर, क्या जैविक खेती के माध्यम से भी इनकी पैदावार की जा सकती है कि जैसा आपने बताया उन्हीं का ही प्रयोग करके इसका जो है सही प्रकार से रख रखाव किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें केंचुआ खाद का जैसे मैंने मिश्रण के दौरान आपको अवगत करवाया था, तो केंचुआ खाद का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और केंचुआ खाद से जो कुछ वर्मी वाश वगैरह भी हमें प्राप्त होते हैं और कुछ इस तरह के जैविक हमारे पास उत्पाद है जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग हम रोग कीट के नियंत्रण के लिए, क्योंकि गमलीय पौधों में समय समय अनुसार कुछ ना कुछ रोग कीटों का आक्रमण भी देखने में आता है, जिनको देखते हमें मतलब जिनकी सावधानियां रखनी चाहिए गमले के पौधों के उत्पादन में, तो वो जैविक उत्पादों को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है रख रखाव और देखभाल की। जी जी। तो उसके लिए किसान बागवान क्या करें? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आपने की है और अच्छा प्रश्न है कि अब ये देखना है कि गमलीय पौधे जो हैं, अगर गमलीय पौधे हमारा कमज़ोर तने वाला पौधा है तो उसको आवश्यक है कि हम सहारा दें, उसको स्टेकिंग दें। फिर जैसे पौधा थोड़ा अपना रूप लेता है तो उसमें सूखे फूल, सूखी पत्तियां समय समय अनुसार उनको निकालते रहना चाहिए। और कुछ टहनियों की काट छांट भी हमें करते रहना चाहिए ताकि पौधे का जो आकार है वो अच्छी तरह से आकार हमें प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है कि इसकी एक देखभाल की प्रक्रिया भी हमारे किसान बागवान को करनी जरूरी है। डॉक्टर जेपी शर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।